नमस्कार, मैं हूँ आमिर शांडिल और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी की यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम सब ने आपसे वादा किया है कि 69वीं बीपीएससी के लिए हम लगातार लेक्चर लेकर के आएँगे, तो उसी सीरीज़ में हम आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। पॉलिटी की लेक्चर लेकर के और पॉलिटी में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हम लोग यह देख रहे थे कि कैसे हमारे संविधान का विकास हुआ है। आज के समय में जो संविधान हम देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है जिस रूप में, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ से ये शुरू हुआ था और कैसे आज हम इसका स्वरूप देख रहे हैं और किस प्रकार से ये आगे की तरफ और डेवलप होता जा रहा है। तो इस क्रम में हमने देखा था कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अंग्रेज़ी सरकार ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने लाया और ये एक रेगुलेटिंग एक्ट था कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। और एक रेगुलेटिंग एक्ट जो शुरुआत हुई, उसके बाद समय के अनुसार अलग-अलग समय में अलग-अलग चार्टर एक्ट्स, अलग-अलग काउंसिल एक्ट्स और अलग-अलग जो है गवर्नमेंट एक्ट्स आती गई। और उसके बाद एक फाइनल टच मिला इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 जब आया, तो वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का एक फाउंडेशन बना। आज भी हमारे संविधान का एक प्रतिरूप जो है, एक एक नकल दिखता है। ऐसा लगता है कि हमने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का ही नकल किया है। 60% से ऊपर की चीज़ें हमने वहीं से ली हैं। तो हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब जो भी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो ज़रूर इस वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करिए और जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे जब भी लेक्चर आती रहे। तो हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था कि 15 नंबर क्वेश्चन तक सब शायद हम लोगों ने देखा है और 15 नंबर के बाद हम आज 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोगों की तैयारी, आशा है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस तैयारी को एक नई धार देना है, रेगुलर रिवीजन करना है। इस वक़्त को कुछ भी नई चीज़ें नहीं पढ़िए। इन 70 दिनों में आप लगातार मॉक पेपर दीजिए, एमसीक्यूज़ जितना ज़्यादा हो सॉल्व कीजिए। बहुत नई चीज़ों को पढ़ने में समय गँवाइएगा तो फिर जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं पहले से, उन चीज़ों से आप हाथ धो बैठिएगा। तो नई चीज़ें पढ़ने की टाइम नहीं है, एक ही आपका सोर्स हो और उस सोर्स को लगातार रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना नहीं भूलें, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर के आएँगे, उनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा हेल्प होगा क्योंकि वहाँ से 20% टू 25% क्वेश्चन्स रिपीटेड होती हैं, तो वहाँ से आपकी बहुत सहायता मिलने वाली है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और रहा आपका सवाल कुछ ये, आपके सामने सवाल हाज़िर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिया है और क्वेश्चन नंबर 16 की अब बारी है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है माउंटबेटन प्लान बिकम्स द बेसिस फॉर। माउंटबेटन प्लान कौन लेकर के आया था? लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। उसके बाद सी राजगोपालाचारी कुछ दिन के लिए फिर उनके बाद बने। उसके बाद से गवर्नर जनरल का पोस्ट ही हटा दिया गया। फिर लॉर्ड माउंटबेटन, ये लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो थे, वो वहाँ के इंग्लैंड के कज़िन थे और इनको स्पेशली इंडिया भेजा गया था ताकि यहाँ पे जो एक तरह से डेडलॉक हो चुका था अलग-अलग पार्टीज़ के बीच में, जहां मुस्लिम लीग अपनी डिमांड्स पे अड़ी हुई थी कि हमें पाकिस्तान से कम कुछ मंजूर नहीं है। कितनी सारी प्लान्स आ गई, अगस्त ऑफर से लेकर के सी राजगोपालाचारी तक की जो प्रस्ताव है, वहां तक हम लगातार बातों को रखा गया मुस्लिम लीग के सामने। इनफैक्ट सी राजगोपालाचारी के प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप से पाकिस्तान की बात मान ली भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि हमें पूर्णतः स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा दिया जाए और मुस्लिमों के लिए एक अलग सरकारें, अलग देश, एक अलग राष्ट्र बनाई जाए। तो यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस कह रही थी कि हम किसी भी कीमत पे भारत को विखंडित नहीं होने देंगे, टूटने नहीं देंगे। गांधी जी ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई साहब बना दो जिन्ना को ही प्रधानमंत्री, लेकिन जिन्ना स्वयं ही तैयार नहीं हो रहे थे भारत के शासन का बागडोर हाथ में लेने के लिए। उन्होंने सीधे-सीधे मना कर दिया कि हम किसी भी कीमत पे तैयार नहीं होंगे कांग्रेस के साथ जाना और हमें अलग एक राज्य, एक अलग राष्ट्र चाहिए ही जो मुस्लिमों के लिए हो, मुस्लिमों का रूल वहां पर
होगा। तो यहाँ पर माउंटबेटन जब आते हैं भारत में 1846 में, सॉरी 1847 में, वेरी सॉरी, 1947 में, और 1947 में जैसे ही ये आते हैं मार्च में, मार्च के लास्ट का लास्ट हो रहा था, और मार्च में जैसे ही आते हैं 1947 के, और आने के साथ ही उन्होंने विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया, और अंत में उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला सारे पक्षों से बात करने के बाद कि भाई भारत के विभाजन के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है, भारत का विभाजन करना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ पे शांति कायम होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में दंगों की शुरुआत हो चुकी थी। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तरह से इन्होंने 16 अगस्त 1946 को ही वो दिन था, 16 अगस्त 1946, जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान किया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान किया गया, डायरेक्ट एक्शन प्लान जो ऐलान किया, जिसमें उसी दिन 16 अगस्त के दिन ही कलकत्ता में 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए, दोनों ही पक्षों से, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही पक्षों से 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और वहां से जो ये आग लगी, बंगाल से जो ये आग लगी, ये फैलते हुए पंजाब तक पहुंचती चली गई। तो एक तरह से संपूर्ण भारत जो है दंगों की चपेट में आ चुका था, और ये दंगे कैसे खत्म होंगे समझ में नहीं आ रहा था। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधे सीधे सिंपल सी बोल दी थी कि भाई हमारा राज्य अलग करो, हम अपना राज्य में मुसलमानों को लेकर के चले जाएंगे, मुसलमान राष्ट्र हम बनाएंगे। तो माउंटबेटन ने ये योजना रखा, और क्या रखा, देश की विभाजन का। 3 जून 1700, देश का माउंटबेटन योजना क्या कहा जाता है, माउंटबेटन योजना कहा जाता है देश के विभाजन का योजना। ये पार्टीशन प्लान था, और पार्टीशन प्लान को कब लागू किया गया, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को। जब माउंटबेटन आते हैं इंडिया में, तो सबसे पहले उन्होंने किस कांग्रेसी नेता को तैयार किया भारत के विभाजन के लिए? सबसे पहले उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कन्विंस किया कि देखिए जी, विभाजन के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है आपके पास। और उसके बाद वो मुलाकात करते हैं जवाहरलाल नेहरू से, और जवाहरलाल नेहरू भी मान जाते हैं भारत के विभाजन के लिए। मानता कौन नहीं है, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। मोहम्मद अबुल कलाम आजाद नहीं मानते हैं, उन्होंने बोला कि मैं विभाजन स्वीकार नहीं करूंगा। और हमारे गांधी जी, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि विभाजन किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं की जाएगी, यदि विभाजन करना है तो मेरी लाश पर करो, मैं विभाजन नहीं होने दूंगा। बाद में परिस्थितियां बदलेंगी, और परिस्थितियों के अनुसार से गांधी जी को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो पहले शुरुआत में गांधी जी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो खैर, तो प्रश्न यहाँ पे है कि माउंटबेटन योजना का आधार बनता है, ऑप्शन है ब्रिटिश शासन की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ ब्रिटिश रूल, नहीं, गलत है। ट्रांसफर ऑफ पावर, गलत है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं था। पार्टीशन ऑफ द कंट्री, यस, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, देश के विभाजन से संबंध रखता है माउंटबेटन योजना। ये हम लोगों ने समझ लिया, देख लिया, सुन लिया, और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 कुछ यूं है, तो 17 है कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? कहता है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की है? ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन, तो लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन भारत इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के तहत ही कर दिया गया था। लेकिन यहां पे प्रश्न पूछ रहा है कि फेडरल कोर्ट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट, ओ आई एम वेरी सॉरी, मैं इधर उधर निकल जाता हूं कभी कभी। ये कोर्ट की बात हो रही है, तो मैं बातों को जरा सा बदल दूं। फेडरल कोर्ट की बात हो रही है, संघीय न्यायालय की बात हो रही है। ठीक है, संघीय न्यायालय। अब यहाँ पे संघ वर्ड आया, संघ की सबसे पहले बात कब की जाएगी? संघ की सबसे पहली बात की जाएगी भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम, अधिनियम 1935 में, 1935 में।
इसमें सबसे पहले संघ बनाने की बात की जाए कि हम भारत में एक संघ का निर्माण करेंगे। भारत में क्या निर्माण करेंगे? एक संघ का निर्माण करेंगे। और ये संघ में कौन लोग होंगे? संघ में ब्रिटिश भारत शामिल होगा और संघ में देशी रियासत शामिल होंगे। देशी रियासतों की मर्जी से ही इसमें शामिल किया जाएगा इनको, तो देशी रियासत शामिल होंगे और एक संघ का रूप दिया जाएगा। हालांकि यह सक्सेसफुल नहीं होगा, यह जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन भारतीय शासन अधिनियम 1935 में संघ की बात की जाएगी और यही इसीलिए यह शब्द यूज किया गया है कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। किसमें की जाएगी? इसमें दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1861 नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1909 नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1919 नहीं, और उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही चलेंगे, ई ऑप्शन के साथ जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। संघीय न्यायालय जो आज के वक्त में सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी बात कब की जाएगी? भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। अब भारतीय शासन अधिनियम 1935 था क्या, ये हम जरा देखें। 1935 इस था क्या, जरा सा देखिए, जरा सा भारतीय शासन अधिनियम 1935। ओके, भारतीय शासन अधिनियम 1935 को लाने के पहले जो शासन अधिनियम था भारत में, वो भारतीय शासन अधिनियम 1919 था। भारतीय शासन अधिनियम 1919 था। दरअसल 1917 में ही ब्रिटिश सरकार ने यह ऐलान कर दिया था कि हम भारत में कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार का गठन करेंगे। उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक गठन करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से काउंसिल की चुनाव कराने की, जो भारतीय विधान परिषद, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, उसके डायरेक्ट इलेक्शन कराने की कोशिश इन्होंने की है। किसके माध्यम से? कौन सा? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में, जिसके उसी के अंदर में तो स्वराज पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी चुनाव में। तो 1919 में इन्होंने प्रत्यक्ष चुनाव की बात करी थी। तो अब यहाँ पर हुआ यूं कि 1917 में, 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 आया और 1921 में यह लागू हुआ भारत में। 1921 में यह लागू हुआ, तो इसमें यह डाला गया था, यह प्रावधान, कि 10 साल के बाद से इसकी रिव्यू होगी। 10 साल के बाद क्या होना था? इसका रिव्यू होना था कि किस हद तक ये सक्सेसफुल हुआ है और क्या कदम उठाए जाने चाहिए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की गठन के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो अब इसमें लाना था 1929 में आना था ये, लेकिन 1929 में ना करके 1927 में ही एक 7 सदस्यीय 7 मेंबर कमेटी का गठन किया गया। और 7 मेंबर कमेटी का गठन करके 7 मेंबर कमेटी जॉन साइमन के नेतृत्व में, जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन कहा गया। जॉन साइमन के नेतृत्व में क्या किया गया? एक कमीशन का गठन किया गया, एक कमीशन बनाई गई, जिसमें 7 सदस्य थे और सातों सदस्य जो हैं वो ब्रिटिशर्स हैं, इसमें कोई भी इंडियंस नहीं है। अब यहीं से साइमन कमीशन का विरोध स्टार्ट होगा भारत में, जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 में आने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर साइमन कमीशन इंडिया आती है और प्रत्येक प्रोविंसेस में, प्रांतों में जाकर के रिव्यू करती है और अंततः 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की ब्रिटिश सरकार को, और ब्रिटिश सरकार ने इस पर एक श्वेत पत्र जारी किया और उन्होंने बोला कि भाई पहले इस पे भारतीय पक्षों से पहले इस पे विचार विमर्श करेंगे। तो हम देखेंगे क्या कि 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा, गोलमेज सम्मेलन होगा, और इस गोलमेज सम्मेलन में भारत के सभी पक्षों को बुलाया जाएगा, ताकि आने वाले अधिनियम, जो नए अधिनियम आनी थी, नई भारत शासन अधिनियम, जो एक उत्तरदायी सरकार को स्थापित करना था, जिसका लक्ष्य अंग्रेजी सरकार का, उसके लिए भारतीय पक्षों के साथ विचार विमर्श हेतु क्या किया गया? गोलमेज सम्मेलन। और यही वो वक्त था 1930 जब भारत में
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसमें कांग्रेस ने, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेगी क्योंकि वो आंदोलन जारी रखी हुई थी। तो तीन जो है तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे, और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पश्चात 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पश्चात पहला जो होगा 1930 में, दूसरा होगा 1931 में, और तीसरा 1932 में। और 1932 के पश्चात जो है वहां की सरकार, वहां की प्रधानमंत्री है रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड साहब ने डोनाल्ड साहब ने दलितों को भी, क्योंकि दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर दी, सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर दी, जिसके खिलाफ गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया कि इससे तो दलित जो है वो हिंदू धर्म का पार्ट नहीं रह जाएंगे, उनको तो एक अलग धर्म का के तौर पे फिर दिखाया जाएगा, तो हम दलितों को अलग नहीं होंगे क्योंकि दलित जो है हिंदू के ही अंग हैं। तो उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया और अंततः जो है भीमराव अम्बेडकर के साथ एक संधि होगी जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होगा और पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों को हिंदुओं की जो सीट थी उसी में उनको आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, भारतीय विधान परिषद में, और प्रोविंशियल काउंसिल्स में जो प्रांतीय परिषद है उसमें दलितों को भी मिला। तो यहाँ पे तो अंततः 1935 में इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वहां की सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया और रेगुलेट किया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में था क्या? भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत ही विस्तृत, पहली ऐसी विस्तृत जो है वो अधिनियम थी जो कह सकते हैं कि भारत के आने वाले इतिहास को बदल के इसने रख दिया। ठीक है, पहला तो इसने कि भारतीय संघ की बात की, इसने भारतीय संघ बनाने की बात की, और संघ में कौन होगा? ब्रिटिश भारत होगा, और कौन होगा? ब्रिटिश भारत होगा, और देसी रियासत होंगे, लेकिन देसी रियासत होंगे, लेकिन यह जो है प्रति इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, एक तरह से ये सक्सेसफुल हो नहीं पाया। तो दूसरा चीज क्या किया गया? दूसरा ये किया गया कि जो प्रांत की जो द्वैध शासन थी, प्रांत में द्वैध शासन, वो समाप्त कर दिया गया। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांत में, अब ये हम भारत शासन अधिनियम 1919 जब देखेंगे तब हम देखेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन का क्या मतलब है, डायरकी क्या था। बस इतना समझ लीजिए अभी इसमें कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, अर्थात विषय जो है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स पे जो कानून बन रहे थे, जिन विषयों, जैसे रक्षा एक सब्जेक्ट है, रक्षा, वित्त फाइनेंस एक सब्जेक्ट हो गया, हेल्थ एक सब्जेक्ट हो गया, एडुकेशन शिक्षा एक सब्जेक्ट हो गया। इन विषयों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार कानून बनाती हैं अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंदर में। उसी प्रकार से जो है केंद्र के पास भी कुछ विषय थे। 1919 में ही सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया था, 1919 में ही विषय को बांट दिया गया था, और ये डिसाइड कर दिया गया था कि केंद्र के पास कौन सी सब्जेक्ट रहेंगी और प्रोविंसेस जो प्रांत है उनके पास कौन सी सब्जेक्ट्स रहेंगी, और अपने अपने सब्जेक्ट्स में वो कानून बना सकती थी, अपने अपने विषयों पर कानून बना सकती थी। तो केंद्र के पास जो विषय थे उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक था रिजर्व सब्जेक्ट। एक था हस्तांतरित और एक था आरक्षित। ठीक है, तो इस तरह से विषयों को बांट दिया गया है। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था उनमें वो विषय थे जिन पर जो गवर्नर जनरल, जो वायसराय हैं, वो कार्य करते, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पर, जो मंत्री परिषद होगी उसके सलाह पर, जो विधान परिषद होगा उसके सलाह पर जो है ये कार्य करेंगे। जबकि आरक्षित में वो विषय थे जिसपे गवर्नर जनरल डायरेक्ट एक्शन ले सकते थे, जैसे पुलिस हो गई, जैसे आर्मी होगी, जैसे फाइनेंस हो गया। ये मेन जो विषय है वो उन्होंने अपने हाथ पे रखा। और हेल्थ एडुकेशन जैसे विषय जो है उन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स बना दिया।
और फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स और रक्षा डिफेंस जैसे सब्जेक्ट्स को उन्होंने डायरेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट्स में रखा, अपने हाथों में रखा था, आरक्षित रखा था, खुद के लिए रिजर्व रखा था। तो इस तरह से द्वैत शासन स्टार्ट हो गया। तीसरा, अच्छा, तो भारतीय संघ की जब बात हुई तो यहाँ पे विषय को 3 अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया। इनफैक्ट चौथा, जैसे यहाँ पे संघ सूची, संघीय विषय दिए गए और संघीय विषय बनाए गए, संघीय सूची बनाई गई। तो संघीय विषय किसको, संघीय विषय में 59 सब्जेक्ट्स डाले गए। संघीय सब्जेक्ट्स में कितने विषय डाले गए? 59 सब्जेक्ट्स। उसी तरह से यहाँ पे प्रांतीय विषय, प्रांतीय सब्जेक्ट्स डाले गए, प्रांतीय विषय। प्रांतीय विषय कौन में? 54 विषय, 54 सब्जेक्ट्स डाले गए। और उसी तरह से यहाँ पे समवर्ती विषय बनाए गए, समवर्ती विषय बनाए गए, जिसमें 36 सब्जेक्ट, जिसपे दोनों ही बना सकते थे। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी, जो अवशिष्ट, जो रेसिडुअरी पावर थी और अवशिष्ट शक्तियां, वो किसको सौंप दिए गए? वायसराय को सौंप दिए गए। बची कुची जो शक्ति है वो किसके पास रहेगी? वायसराय के पास रहेगी। ठीक है। इसके अलावा क्या किया गया? थर्ड, कि जो वोटिंग राइट्स थी उसको बढ़ा दिया गया और वोटिंग राइट्स, जो मताधिकार का जो दायरा है, वोटिंग राइट्स का जो दायरा है बढ़ा करके, जो मताधिकार का जो दायरा है वो बढ़ा करके कुल जनसंख्या का 10% के करीब में कर दिया गया। कुल जनसंख्या का 10% लगभग कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जो है भारत में भारतीय जो करेंसी के रेगुलेशंस के लिए, जो स्टॉक के रेगुलेशन के लिए क्या किया गया? एक रिजर्व बैंक की रिजर्व बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा इन्होंने संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, संघीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की। और इसके अलावा संघीय लोक सेवा आयोग, जो बाद में यूपीएससी के नाम से जाना जाएगा, और इसके अलावा राज्यों के लिए क्या? राज्य लोक सेवा आयोग की भी गठन की गई। राज्य या प्रांतीय लोक सेवा आयोग कहेंगे इसको, उस समय प्रांत थे तो प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। ठीक है, प्रांतीय लोक सेवा का भी आयोग का भी गठन किया गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि भारत शासन अधिनियम ने भारत में आरबीआई की स्थापना करी, भारत में इन्होंने यूपीएससी जो संघीय लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना करी। उसके अलावा भारत में इन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग, जो स्टेट के जो पीसीएस हैं, जो बीपीएससी जैसे हुआ, बीपीएससी क्या, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसकी स्थापना इन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की। इसके अलावा उन्होंने एक संघीय न्यायालय की स्थापना की। और क्या की? और क्या की? संघीय न्यायालय की स्थापना की। संघीय, जो बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट बने। तो ये जो है कुछ प्रमुख बातें थी भारत शासन अधिनियम 1935 में। बहुत बातें हैं इसमें, लेकिन जो मेन बातें हैं आपको समझना है ना। 300 से ऊपर इसमें धाराएं हैं, आर्टिकल्स, सबको थोड़ी पढ़ना होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए। अब चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? तो फेडरल कोर्ट तो हो तो गया, फेडरल कोर्ट उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, देखते हैं सामने क्या आता है। पहले इसे जरा सा हटा दिया जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय, किसने भारत 1946 में नेतृत्व किया था? किसका नेतृत्व किया था कैबिनेट मिशन का? जॉन साइमन जो है, वो जो है साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन के। लॉर्ड वेवेल साहब जो है वो भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। ये क्या थे? ये भी भारत के वायसराय थे, वायसराय थे। ये साहब जो है अगस्त प्रस्ताव लेकर के आए थे। अगस्त प्रस्ताव 1940 का अगस्त प्रस्ताव किसने दिया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 का ये लॉर्ड लिनलिथिगो ने लाया था। और लॉर्ड वेवेल साहब जो है शिमला समझौता कराने की कोशिश की थी 1935 में। शिमला समझौता कराने की कोशिश की थी, वेवेल प्लान। ये इन्होंने कौन सा प्लान लेकर के आए थे? ये कौन सा प्लान लेकर के आए थे? वेवेल प्लान लेकर के आए थे। और इसके तहत जो शिमला समझौता हुआ 1945 में। ठीक है, लेकिन हुआ नहीं, ये कार्यान्वित हुआ नहीं। तो सर पैथिक लॉरेंस साहब जो हैं वो कैबिनेट मिशन के नेतृत्व करता थे। लिनलिथिगो साहब ये द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुई उस समय भारत के वायसराय थे और इन्होंने अगस्त प्रस्ताव दिया था कांग्रेस को।
समझौते के लिए। उसके बाद लॉर्ड वेवल साहब आते हैं 1943 में, और उन्होंने भारत के वायसराय के तौर पे, और उन्होंने शिमला समझौता कराने की कोशिश की। सर जॉन साइमन जो है वो क्या होते हैं, साइमन कमीशन के अध्यक्ष होते हैं। और भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग जितना अपने चीजों पर टिके रहे वो ज्यादा बेहतर है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमको टॉपिक से, वरना चीजें तो बहुत कुछ है बताने के लिए। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है ना आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मैच द फॉलोइंग मेंबर्स एंड पोर्टफोलियोज इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। अब यहाँ पे CH भाभा है, रफी अहमद किदवई हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, VN गाडगिल है। तो अगर एक भी पता अगर इसमें हो तो आप पकड़ सकते हैं, एक या दो। CH भाभा उस समय वाणिज्य संभाल रहे थे। तो जरा देखिए, तो वाणिज्य व्यापार, तो वाणिज्य जरा व्यापार एक का CH भाभा एक है, तो एक का क्या है, वाणिज्य कहाँ है, वाणिज्य 4 है, तो एक का 4 कहाँ दिया, एक का 4 यहाँ पे दिया है C नंबर, एक का 4 यहाँ पे दिया है C नंबर। तब अब यहाँ देखिए 2 का 3, दो रफी अहमद किदवई क्या संभाल रहे थे, रफी अहमद किदवई उस समय संचार संभाल रहे थे। ठीक है, तो संचार यहाँ पे दिया है, रफी अहमद किदवई क्या संभाल रहे थे, संचार, तो 2 का 3 हो गया। उसके बाद जो है हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय जो है उद्योग और सप्लाई, मतलब उद्योग और आपूर्ति संभालते थे, तो उद्योग और आपूर्ति संभाल रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग और आपूर्ति 2, तो 3 का 2 है, यहाँ पे 2 है। और उसके बाद VN गाडगिल साहब क्या संभाल रहे थे, वर्क माइंस एंड पावर, खान विद्युत कार्य खान और ऊर्जा, तो हमारा C ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो CH भाभा हमारे कॉमर्स संभाल रहे थे, रफी अहमद किदवई हमारे जो है कम्युनिकेशन संभाल रहे थे, और जो है VN गाडगिल हमारे संभाल रहे थे वर्क माइंस एंड पावर, और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय जनसंघ के नेता थे। और ये बड़ी कमाल की बात है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल में एक जनसंघ का नेता जो है शामिल था, इंडस्ट्री और सप्लाई संभाल रहे थे, बाद में चल के वो इस्तीफा दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द लास्ट वायसराय, तो आइए जरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन पुट अ प्लान ऑल्सो नोन एज द माउंटबेटन प्लान और पार्टीशन प्लान ऑन विच डेट। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने किस तारीख को एक योजना रखी थी, जिसे माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने साहब ने कब रखा था ये डेट, अभी भी मैंने बताया भी है, 3 जून 1947 को। यहाँ पे 3 जून 1946 है, नहीं होगा, 30 जून 1946 नहीं होगा, 3 जून 1947 को ये होगा। 3 जून 1947 को उन्होंने यह प्लान सामने रखा था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है on which date the British Prime Minister Clement Attlee declared that British rule in India would end by June 30, 1948। किस दिन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 को समाप्त हो जाएगी? तो वो डेट था 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को उन्होंने ये अनाउंस किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हम लोग 30 जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे, भारत में पावर ट्रांसफर कर देंगे, भारतीयों के हाथों में ट्रांसफर कर देंगे, और फिर वहां से हम लोग निकल जाएंगे। तो 20 फरवरी 1947 का वो डेट था। मतलब इनफैक्ट 47 के मार्च तक जो है इनका क्लियर ही नहीं था कि जून में ही अगस्त में इनको चले जाना है। बहुत आनंद फानंद में ये भारत छोड़ के गए हैं, है ना। तो ये 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। तो इसमें अब क्वेश्चन दिया है कि अबाउट 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट्स। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करे। तो अब दिया है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि कुल जनसंख्या के 20% को मतदान करने का अधिकार था। तो अभी भारत शासन अधिनियम में आपने देखा कि 10%, 20% नहीं, सिर्फ 10% को वोट देने का अधिकार दिए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। वोटिंग राइट सिर्फ 10% लोगों को मिला था, 20% लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। फिर आया कि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। तो ये सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला है इसमें संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग था कि 2 से अधिक राज्यों को के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो इसमें संघीय लोक सेवा आयोग स्थापना प्रदान की गई, ये भी सही है। सेकेंड एंड थर्ड इज राइट। फोर्थ पढ़ते हैं हम लोग, इसने संघीय न्यायालय की स्थापना प्रदान की भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में। ओके, तो इसने बोला कि प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट, है ना, फेडरल कोर्ट की स्थापना की है भारत शासन अधिनियम 1935 में, ये भी सही है। तो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो हम लोग जरा सा ऑप्शन देखें, 2 और 3, 4, 2, 3, 4 कहां पे है। चलिए 2, 3, 4,
ऑप्शन सी जरा पढ़ेंगे। ऑप्शन सी में 2 3 4 दिख रहा है हमें। ऑप्शन 1 2 3, तो 1 तो गलत हो गया, तो ये होगा नहीं। 2 3 दिया है लेकिन 4 नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। यहाँ पे सी दिया है 2 3 4, तो 2 3 4 के साथ हम जाएंगे। 2 3 4 इज आवर करेक्ट आंसर। हमारे पास आ गया 2 3 4, मतलब फेडरल कोर्ट, आरबीआई, संघीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब कब गठन हुआ है? गठन हुआ है 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और साथ ही वोटिंग राइट्स कितने प्रतिशत तक बढ़ाया गया? 10% तक। वोटिंग राइट्स किस आधार पर दिया जाता था? वोटिंग राइट्स दी जाती थी टैक्स किस कौन पे कर रहा है, एडुकेशन, है ना, कर, शिक्षा और संपत्ति, है ना। संपत्ति मतलब जो है प्रॉपर्टी के आधार पे दी जाती थी, है ना। ये टैक्स राइट या वोटिंग राइट्स देने का ये जो है क्राइटेरिया था, वोटिंग राइट्स देने की क्राइटेरिया थी, टैक्स, एडुकेशन और प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कुछ यूं है कि क्वेश्चन नंबर 24 है, ओके, भारत सरकार अधिनियम 23 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 23 यहाँ पे हो, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फेडरल कोर्ट सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर। तो मैंने बताया था कि केंद्रीय सरकार में द्वैध शासन लागू हो गया, डायरकी लागू हो गया, मतलब सब्जेक्ट्स को बांट दिए गए और शासन के 2 केंद्र स्थापित हो गए। और दोनों ही तो चल रहे थे वायसराय के माध्यम से ही, लेकिन एक जो है सलाहकारी परिषद के सलाह पर चल रहा था और एक ऐसा विषय था जहां पे डायरेक्ट जो है एक्शन लेते थे वायसराय अपने अनुसार से। तो यहाँ पे रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में बांट दिया गया, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, वीमेन एंड लेबर। ये भी सही है। यहाँ पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दे दिया गया, क्या कि अब दलितों के लिए भी अलग प्रावधान कर दिया गया, महिलाओं के लिए भी अलग प्रावधान कर दिया गया, आरक्षण कर दिया गया सीटों का, और मजदूरों के लिए भी अलग प्रावधान कर दिया गया। इट abolished the Council of India which was established under the Government of India Act 1858। ओके, ये जो काउंसिल एस्टैब्लिश की गई थी इंडियन सेक्रेटरी के जो इनके इंडियन सेक्रेटरी के डायरेक्शन में, उनके लीडरशिप में, उसको एबॉलिश कर दिया गया। ये भी सही है कि 1858 में जो बनाई गई थी काउंसिल, उसको एस्टैब्लिश कर दिया, एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये भी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा सही है। तो कौन सा सही है भाई? तो पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था, ठीक है। तो ठीक है, ये सही है। तो हमने क्या करना है? ये सही है। संघीय विषय को आरक्षित में और हस्तांतरित में बांट दिया गया है। इसने दलित वर्ग, महिला वर्ग और श्रमिकों के लिए क्या किया है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है, ये भी सही है। और इसने भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी में जाए, केवल 1 2 और 3, डी सही है। ये केवल 1 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तीनों पे हम जाएंगे, तीनों हमारा सही हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया। अगर आपने ध्यान पूर्वक देखा होगा तो आपको याद होगा प्रांत में द्वैध शासन थे। 1919 के भारत शासन अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन लाए गए थे, जो 1935 में खत्म कर दिए गए। तो ये ठीक है, ये ठीक है। और सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है तो ये होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो सत्य है। द्वैध शासन समाप्त कर दिया था, सत्य है। प्रांत की स्वायत्तता एक परिभाषित क्षेत्र में दी गई थी, हालांकि राज्यपाल को प्रांतीय मंत्री की सलाह से कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। Provinces autonomy was given in a defined sphere, however the governor was not required to act with the advice of provincial minister। ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब 1935 के शासन अधिनियम से यह उत्तरदायी सरकार, प्रांतों में एक टोटली उत्तरदायी सरकार, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई थी। और जो गवर्नर हैं उनको प्रोविंशियल जो मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री है, उसी के सलाह पर अब काम करना था। तो ये स्टेटमेंट हमारा, बी स्टेटमेंट हमारा गलत है, जो हमारा आंसर हो जाना चाहिए। अगला है प्रांतीय स्वायत्तता 1937 में लागू की गई और 1939 में बंद कर दी गई, ये सही है।
1937 में स्टार्ट हुई, 1937 में चुनाव हुआ जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। लेकिन 1929 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, उसके बाद कांग्रेस ने 8 प्रांतों से 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया, जिसके पश्चात से यह समाप्त कर दिया गया। ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट सही है और हमारा गलत स्टेटमेंट खोज रहे हैं हम। इसमें 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की, ये सही है। 11 में से 6 प्रांतों में कौन कौन से? तो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत और असम। इन 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय मतलब एक विधान परिषद और विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, दो सदनों की व्यवस्था की गई। प्रांतों में 1935 में की गई है, केंद्र में 1919 में ही कर दिया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था जो आज हम लोग देखते हैं, 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, इसका गठन 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही कर दिए गए थे। याद रखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही भारत के भारतीय विधान परिषद में 2 सदनों की व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन प्रांतों में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया, इसमें 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। तो डी भी सही है, तो हमारा आंसर नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो हम किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। बी इज माई करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है कि इसमें जो है राज्यपाल को अभी भी अपने मर्जी से काम करने की आवश्यकता थी। तो ये गलत है। प्रोविंशियल सरकार अब जो कहेगी उसके अकॉर्डिंग अब गवर्नर को काम करना है, तो हमारा बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कुछ यूं है, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द रेसिड्यूरी पावर वाज गिवन टू। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? अब मैंने पहले ही बताया कि शक्तियों का विभाजन 3 तरीके से कर दिया गया। शक्तियों का विभाजन मतलब कि विषयों का विभाजन। शक्तियां किस संदर्भ में? विषय के संदर्भ में, कि किन किन विषय पर बना सकते हैं हम कानून और इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया संघीय सूची। तो संघीय सूची में कितने विषय रखे गए? याद रखिएगा 59। कितने विषय रखे गए थे? प्रांतीय सूची में कितने विषय रखे गए थे? प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए थे। और उसके बाद समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए थे? 36 विषय रखे गए थे। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको सब प्रदान कर दिए गए? अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो प्रदान कर दी गई किसको? वायसराय को प्रदान की जाएंगी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, वायसराय मेरा करेक्ट आंसर है। वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? यह आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कुछ यूं है कि भाई क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म, अपर हाउस एंड लोअर हाउस एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया। सबसे पहले द्विसदनीय व्यवस्था कब शुरू की गई और डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कब की गई? तो मैं इसको दोहरा चुका हूं कि भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की गई, जिसमें लोगों को वोटिंग राइट्स मिला इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन। तो ये आपके वोट के जनगणने का क्राइटेरिया था कि आपके पास आप कितना टैक्स पे करते हैं, कितना एसेट्स है और कितना एडुकेटेड है आप। और दूसरा कि भारत में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। तो कहाँ पे है? 1919। सी ऑप्शन हमारा सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में 2 सदनों की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ क्या किया गया है? साथ ही साथ व्यवस्था की गई है डायरेक्ट इलेक्शन की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए 1919 के कुछ तत्वों को हम समझते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में था क्या? भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या क्या बातें थी ये देखेंगे हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 सबसे पहले 1917 में एक उत्तरदायी सरकार की बात की गई। 1919 में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट किया गया कि हम एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने जा रहे हैं। 1919 में इसको क्या किया गया? पास किया गया और इसको 1921 में रेगुलेट किया गया, अधिनियमित किया गया, भारत में लागू किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें थी? पहली बातें सिंपल सी है कि विषयों को बांट दिया गया, विषयों को
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, प्रांतीय सरकार के मध्य डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो विषयों का विभाजन, विषयों का विभाजन, है ना, किसको किसको, किसके किसके मध्य, केंद्र और प्रांत के मध्य। दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में क्या लाया गया, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, अर्थात जो प्रांतों को विषय मिले थे उन विषयों को भी दो पार्ट में बांट दिया गया। एक विषय हो जाएगा ट्रांसफर्ड विषय, जो जिसपे गवर्नर कोई निर्णय लेता लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पर हस्तांतरित विषय। और दूसरा रिजर्व्ड विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट, आरक्षित। इस पे टोटल किसका अधिकार था, गवर्नर का अधिकार था। गवर्नर अपने स्वविवेक से इस पे निर्णय लेता, इसमें कहीं से कोई मिनिस्ट्री का रोल नहीं दिखता था। तो इस तरह से दो, अब यहीं पे लड़ाई झगड़ा चलेगा, जो मिनिस्ट्री और जो दिल्ली में दिखता है। ऐसे दिल्ली में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया कि नहीं, केजरीवाल के पास अथॉरिटी है चीजों को करने का, लेकिन फिर वही है कि अध्यादेश जारी कर दिया गया है और फिर उसको लेकर के कानून बनाने की बात चल रही है कि एलजी के पास पावर कैसे रहे। केंद्र अपने हाथों में रखना चाहता है सारी शक्तियां, जिसके कारण से जो है केजरीवाल साहब के साथ ये सारी चीजें चल रही हैं। तो हम ये चीजें उस समय प्रांतों में चल रहा था कि गवर्नर और मिनिस्ट्री के बीच में एक तरह से जो है विवाद का विषय बन गया था। तीसरा तीसरा ये कि डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। क्या बात की गई, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की जाएगी। चौथा ये है कि इसमें केंद्र में दो सदनों की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र में द्वि सदन, है ना, द्वि सदनों की व्यवस्था की जाएगी, मतलब कि एक उच्च सदन और एक निम्न सदन की बात हो जाएगी। और यहीं से हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट आएगा। ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। वहां भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां का उच्च सदन है और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो का क्या है, वहां का निम्न सदन है, जहां पे लोग डायरेक्ट चुन के आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया, लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा जो है वहां पे इंग्लैंड में लंदन में एक हाई कमिश्नर जो है उच्च आयोग बनाया गया, उच्च आयोग का गठन किया गया। और उच्च आयोग का गठन करके जो भारत सचिव हैं, जो इंडियन सेक्रेटरी हैं, उनके कुछ पावर को, उनके काम को ट्रांसफर कर दिया गया उच्च आयोग को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम में कई सारी चीजें हमें बदलाव देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी इसमें बात है डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि इसके बाद से ही भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरू होगी। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उसको क्रमशः जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएगा वैसे वैसे हम चीजों को देखते चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलिए, तो पहली बार यहाँ पे अपर हाउस और लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बेसिस ऑफ द लिमिटेड फ्रेंचाइज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सीमित मताधिकार का आधार क्या था। तो पहले ही बात मैंने कर दी, शिक्षा, कर और संपत्ति। शिक्षा, कर और संपत्ति, ए, बी और सी। तो डी, हम डी के साथ जाएंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक, तीनों ही सही है। शिक्षा, कर और संपत्ति, ये तीनों जिसके पास है वो वोटिंग राइट्स रखता था, सीमित मताधिकार था। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27 हो गया। 28 नंबर में चलते हैं। 28 नंबर क्या कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ओके, यह अधिनियम पहली बार आया था। देखो जी, जो ये स्वदेशी आंदोलन चला बंगाल के विभाजन के खिलाफ जब स्वदेशी आंदोलन चला, और स्वदेशी आंदोलन के पश्चात अंग्रेजों को यह महसूस हो गया कि भाई हम बंगाल का विभाजन करेंगे तो भारत में हम हिंदू और मुस्लिमों को फिर से आने का एक साथ आने का कारण दे देंगे। तो हमें किसी भी हाल में हमें हिंदू और मुस्लिमों को अलग करके रखना है। तो फूट डालो और राज करो की नीति में करजन साहब ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। लेकिन उसके बाद लॉर्ड मिंटो साहब आते हैं और लॉर्ड मिंटो साहब ने तो कमाल कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1919 जारी हुई, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग से क्या प्रावधान किया, आरक्षण का प्रावधान किया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली उन्होंने लाई,
इसके कारण से इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। इन्होंने भी, तो लॉर्ड कर्जन, अब पूछा जाए कि फूट डालो राज करो की नीति में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो का। यही वो पहली बार मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, जिसके बाद से मुसलमान और हिंदुओं के बीच की खाई बढ़ती चली गई और अंततः भारत का विभाजन के रूप में यह सामने निकल के आया। तो कौन सेपरेट इलेक्टोरेट किसने जारी किया, तो सबसे पहले तो लॉर्ड मिंटो ने जारी किया, और ये किस अधिनियम के तहत जारी किया गया, तो वो था मॉर्ले मिंटो अधिनियम 1909, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले साहब उस समय इंडियन सेक्रेटरी थे, मॉर्ले साहब क्या थे, इंडियन सेक्रेटरी थे, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है इसको, या और रिफॉर्म्स कहा जाता है 1909। और ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1909 है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 है ये, ठीक है, 9 है। अब इसमें भी कुछ प्रमुख बातों को आपको ध्यान रखना है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से, और वो प्रमुख बातें क्या हैं। पहली बातें तो क्लियर हुई कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि अब उन सीटों पर को आरक्षित कर दिया गया जो सिर्फ मुसलमानों के लिए थी, और वहां पर सिर्फ मुसलमान ही वोट दे सकते थे, कोई अन्य धर्म का लोग वोट नहीं दे सकता था। तो ये मुसलमानों के लिए आरक्षित हो गई, मुसलमान ही खड़े होंगे और उनको मुसलमान ही वोट करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर जो है एक तरीके से मुसलमानों को स्पेशल प्रिविलेज देने की कोशिश की गई, उनको स्पेशल एहसास कराया गया, और ये कराना बनता इसलिए था क्योंकि एक तरह से अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन को रद्द करने का प्लान बना लिया था, और बंगाल का विभाजन रद्द होता तो मुसलमानों को अखड़ता, क्योंकि मुसलमानों को 1906 में वायदा किया गया था कि हम आपके लिए एक नया राज्य, मुस्लिम राज्य बना रहे हैं बंगाल को विभाजित करके। वैसे तो बहाना प्रशासनिक कारण दिया गया था कि प्रशासन चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन था कि बंगाल में फूट डालना था हमारे नेताओं के बीच में, हमारे अंदर जो नेशनलिज्म की भावना जग रही थी, और बंगाल उसका सबसे बड़ा केंद्र था, वहां पर बंगाल में नेशनलिज्म को तोड़ना था, राष्ट्रीयता को तोड़ने की बात थी। तो यहाँ पे मॉडले मिंटो अधिनियम 1909, अब मॉडले मिंटो अधिनियम में और कौन सी बातें थी, तो एक दो बातें, दो चार प्रमुख बातों को हम ध्यान में रखेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। पहली बात कि इसमें जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो भारतीय विधान परिषद है, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 16 से 60 कर दी गई। उसके बाद जो है जो प्रोविंशियल काउंसिल है, जो प्रांतीय काउंसिल है, वहां पर नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो गैर सरकारी सदस्य हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं, जो भारतीय सदस्यों के रूप में थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बहुमत दे दिया गया। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स क्या हो गए, मेजॉरिटी में आ गए। लेकिन अभी भी इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी भी ब्रिटिशर्स का, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी भी ब्रिटिशर्स का ही क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी भी ब्रिटिशर्स का ही मेजॉरिटी था। तो इनका जो है यहाँ पे मेजॉरिटी दिखता है इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिशर्स का, लेकिन प्रोविंशियल काउंसिल्स में किसकी मेजॉरिटी कर दी गई, इंडियंस की मेजॉरिटी कर दी गई, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी कर दी गई। दूसरा, पहली बार किसी इंडियंस को एक्सिक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया, पहली बार किसी मेंबर को क्या बनाया गया, एक्सिक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। और ये सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब थे। इनको ही सबसे पहले लॉ मेंबर के तौर पे क्या बनाया गया, लॉ मेंबर के तौर पे वहां पे 1909 के भारतीय शासन अधिनियम में क्या बना दिया गया, मेंबर बनाया गया। पहली बार कोई इंडियन एक्सिक्यूटिव काउंसिल में घुसेगा। उसके बाद तो फिर चीजें बढ़ेंगी और सदस्यों की संख्या भी बढ़ेंगी। तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है देखने के लिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे चीजों को हम देखते चलेंगे। घबराना नहीं है कि सर जो है चीजों कुछ छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
क्वेश्चन सामने आता जाएगा और चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की प्रणाली किसको दी गई, कब दी गई, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में दी गई, जिसको इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909 भी कहा जाता है। और यहाँ से भारत के विभाजन की शुरुआत मान ली जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो अभी अभी बात मेरी हुई है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कहाँ पे है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो, उनको सबसे पहले इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सरदिनकर राव को 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारतीय होने के तौर पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारतीय विधान परिषद, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भारतीय विधान परिषद में क्या बनाएंगे, भारतीय विधान परिषद में सदस्य के रूप में, गैर सरकारी सदस्य, नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे इनको शामिल किया जाएगा। भारतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रथम व्यक्ति कौन गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बाद में बिहार के गवर्नर भी बनेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1912 में जब बिहार अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा बंगाल से, उसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, उनको बनाया जाएगा भारत में बिहार में गवर्नर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ पे दिया है, हिंदी वाला पढ़ते हैं, हिंदी, क्योंकि हिंदी बिल्ड के ज्यादा बच्चे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1919 के संदर्भ में देखना है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया और प्रांत पर केंद्र के नियंत्रण को कम कर दिया। ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। पावर को क्या किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। और पावर को धीरे धीरे किसकी तरफ, सेंटर से एक तरह से प्रोविंसेस की तरफ ज्यादा जो है ना ट्रांसफर की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र का नियंत्रण कम हो रहा है प्रांतों पर। ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग करके भारत के संदर्भ में दो संबंध स्थापित किए। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश वाला लाइन पढ़े जरा सा, वहां से क्लैरिटी हो जाएगी। क्या दिया है दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट एस्टैब्लिश द 2 टायर ऑफ गवर्निंग सिस्टम। 2 टायर, तो 2 टायर यहाँ पे दो हो ही गया ना, 2 टायर डायरकी एस्टैब्लिश हुआ। यहाँ से क्या एस्टैब्लिश हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग करके भारत शासन प्रणाली में 2 संबंध स्थापित किए गए। अच्छा, इसको हम लोग बाद में देखते हैं जरा सा। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। ये सही है स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट ये सही है, पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही निकल गया। उसके बाद है हमारे पास, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना कार्यकारी परिषद की सहायता से राज्यपाल द्वारा किया जाता था। जो हस्तांतरित विषय हैं, ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, वो मंत्री परिषद की सलाह पर गवर्नर जो है इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना। ओके, सॉरी, तो ये स्टेटमेंट गलत हमारा निकल गया, सॉरी, ये स्टेटमेंट ये तो उल्टा हो गया। ये तो आरक्षित विषय होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आरक्षित विषय। जो आरक्षित विषय हैं वो विषय बिना विधान परिषद के सदस्यों के सलाह के वो इंप्लीमेंट कर सकते थे। लेकिन जो हस्तांतरित विषय हैं, हस्तांतरित विषय पर जब भी कोई एक्शन लेना होगा तो वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होकर के ही करेंगे। यहाँ पे दिया विधान परिषद के उत्तरदायी हुए बिना, तो बिना तो नहीं होगा, आरक्षित विषय होता तो ठीक होता। हस्तांतरित विषय हमेशा विधान परिषद के सदस्यों के सलाह पर ही वो एक्शन में ला सकते थे, जबकि यहाँ पे हस्तांतरित विषय है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो गया। तो हमारा 1 सही है, हमारा 3 सही है और हमारा जो है 4 गलत हो गया। उसके बाद 5 नंबर देखें, आरक्षित विषयों का प्रशासन जो है विधान परिषद, आरक्षित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से राज्यपाल द्वारा किया जाता था। ओके, तो यहाँ पे आरक्षित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के प्रति, तो यहाँ पे आरक्षित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं। आरक्षित रिजर्व सब्जेक्ट्स तो वो सब्जेक्ट्स थे जिनमें जो है वो आरक्षित विषय के प्रति उत्तरदायी है नहीं है, वहां पर उनके लिए रिजर्व है वो सब्जेक्ट। वो जैसे आपका पुलिस हो गया, आपका वित्त फाइनेंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो गवर्नर अपने पास आरक्षित करके रखे हुए थे, रिजर्व करके रखे हुए थे।
तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर 5 जो है वो भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 5 भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी गलत हो गया, ऑप्शन 5 भी गलत हो गया। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा, हमारा स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है? हमारा स्टेटमेंट्स, एक मिनट, हमारा स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है? हमारा स्टेटमेंट 1 सही है, हमारा स्टेटमेंट 3 सही है, उसके अलावा स्टेटमेंट 2 गलत है, उसके अलावा स्टेटमेंट 4 गलत है, स्टेटमेंट 5 गलत है। तो यहाँ पे 2 4, तो हम यहाँ पे सही स्टेटमेंट खोज रहे हैं, सही स्टेटमेंट खोज रहे हैं, तो हमारे पास 1 3 है क्या कहीं? हमारे पास 1 3 है कहीं? हमारे पास 1 3 है। कौन से कथन सत्य है? हमारा स्टेटमेंट तो है, कौन सा सही है, कहाँ पे? इसने, अच्छा एक यहाँ पे 1909, 1909 नहीं होगा, 1919 होगा, 1919 होगा, यहाँ पे 1919 होगा। तो 1 और 3 कहीं है? 1 और 3 है, 1 और 3 है। 1 और 3 कहाँ पे? 1 और 3 बी में है, 1 और 3 में रहा है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग सीमांकित किया और प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण को कम कर दिया। और तीसरा स्टेटमेंट था, प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित मतलब रिजर्व, और हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर, जो विधान परिषद के को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो 1 और 3 सही है, बाकी गलत है, तो हमारा बी आंसर सही होगा। चलिए कुछ देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 19 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है, जो हमारे सामने कुछ ये है। ठीक है, तो हमने देखा कि इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। और अभी सेकंड पार्ट आना बाकी है, सेकंड पार्ट में अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, और फर्स्ट पार्ट में इनफैक्ट दरअसल फर्स्ट पार्ट आ चुका है, आई एम सॉरी, फर्स्ट पार्ट आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है, और इसके बाद फिर से थर्ड पार्ट आएगा। तो थर्ड पार्ट वाले में हम लोग और भी डिटेल में चीज़ों को देखेंगे, और उसके बाद चैप्टर ये एंड हो जाएगा, और फिर चलेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे कि कैसे भारत के संविधान का निर्माण होता है, भारत के संविधान का निर्माण होगा, और फिर हम लोग आगे की तरफ अग्रसर होंगे प्रियम्बल की तरफ। चलती है, तो ये आशा है कि ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी, और लेक्चर पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नए स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलेंगे, जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक करें आप जोरदार। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विदा, तब तक के लिए नमस्कार, एंजॉय योर वीडियो, थैंक यू सो मच।